आज हम एक ऐसे मामले की पड़ताल करने वाले हैं जिसने हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिसके मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जड़ों पर हमला हो रहा है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है 91 लाख, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। स्रोत का दावा है कि ये उन वोटर्स की संख्या है जिन्हें पश्चिम बंगाल के चुनावी लिस्ट से बस हटा दिया गया। सोचिए, 91 लाख लोग, ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि बंगाल के इतने सारे वोटर आखिर गए कहाँ, अचानक से गायब कैसे हो गए? ये एक पहेली है और इसे सुलझाने के लिए हमें आंकड़ों और जो प्रक्रिया अपनाई गई उसकी तह तक जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात यह है कि चुनाव से ऐन पहले राज्य के करीब 12% वोटर लिस्ट से गायब हो गए। और यही बात, मतलब इसका समय और इसका पैमाना, इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना देता है। जरा सोच कर देखिए, चुनाव में बस कुछ महीने बाकी हैं और अचानक वोटर लिस्ट 91 लाख नाम कम हो जाती है। स्रोत का कहना है कि ये कोई रूटीन अपडेट जैसा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़े पैमाने पर किया गया बदलाव था। एक ऐसा बदलाव जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। तो सवाल है कि इसे आधिकारिक तौर पर कैसे अंजाम दिया गया? इसे एक क्लीन अप यानी सफाई प्रक्रिया का नाम दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रक्रिया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं, असल में है क्या और स्रोत इसके बारे में क्या बताता है। देखिए, आमतौर पर ये जो SIR है, ये एक बहुत ही नॉर्मल क्लेरिकल काम होता है। इसका सीधा सा मकसद है कि वोटर लिस्ट को अपडेटेड और सही रखा जाए। मतलब जो लोग गुजर गए हैं या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, उनके नाम हटा दिए जाएं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो देश भर में होता रहता है। हाँ, तो अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। स्रोत का दावा है कि बंगाल में जो हुआ वो रूटीन SIR से बिल्कुल अलग था। कैसे? देखिए, एक तो ये प्रोसेस चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले बहुत तेजी से किया गया। दूसरा, इसके लिए एरोनेट नाम का एक नया अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। और सबसे बड़ी बात, एक नई कैटेगरी बना दी गई, अंडर एडजुडिकेशन। मतलब छोटी मोटी डेटा गड़बड़ी पर भी लोगों के नाम इस लिस्ट में डाल दिए गए। अब स्रोत का तर्क ये है कि जब हम इन आंकड़ों की पड़ताल करते हैं ना, तो एक पैटर्न सामने आता है। एक ऐसा पैटर्न जो इशारा करता है कि शायद ये प्रक्रिया उतनी रैंडम नहीं थी जितनी बताई जा रही है। तो चलिए इन आंकड़ों पर ही एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। बहरामपुर सीट जो 2021 में बीजेपी ने जीती थी, वहाँ अंडर एडजुडिकेशन में सिर्फ 4.7% वोटर्स थे। लेकिन शमशेरगंज और मानिकचक जो TMC ने जीती थी, वहां ये आंकड़े आसमान छू रहे थे। तो स्रोत यही सवाल उठाता है कि भाई, एक ही प्रक्रिया के नतीजे इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और ये आंकड़ा तो वाकई चौंकाने वाला है। मानिकचक में, जहां हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग 50-50 है, वहां जिन वोटर्स को फ्लैग किया गया उनमें से 97.4% मुस्लिम थे। स्रोत का कहना है कि गणित के हिसाब से किसी न्यूट्रल सॉफ्टवेयर के लिए ऐसा नतीजा देना लगभग नामुमकिन है। अक्सर एक तर्क ये दिया जाता है कि अच्छा, ये पूरी कवायद अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए थी। लेकिन ये डेटा कुछ और ही कहानी कहता है। स्रोत के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में मुस्लिम नामों से कहीं ज्यादा हिंदू नाम लिस्ट से हटाए गए। तो फिर वो तर्क यहाँ कैसे फिट बैठता है? अब तक हम सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन ये मामला सिर्फ नंबर्स का नहीं है। ये असली लोगों की, उनके अधिकारों की कहानी है। मिसाल के तौर पर जस्टिस शाहदुल्ला मुंशी, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज, उन्होंने पाया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। उनका नाम वापस तब जोड़ा गया जब मीडिया में ये बात उछली। और ये कहानी सुनिए, विंग कमांडर M शमीम अख्तर, एक कारगिल वॉर वेटरन, 17 साल देश की सेवा करने के बाद उनका नाम भी लिस्ट से काट दिया गया। और जब उन्होंने इस बारे में पूछा तो जवाब मिला कि जाइए वकील कीजिए और अपनी नागरिकता साबित कीजिए। सोचिए, एक फौजी को अपने ही देश में ये सुनना पड़ा। और ऐसी एक नहीं, कई कहानियां हैं। एक रिटायर्ड टीचर जो खुद 12 चुनावों में ड्यूटी कर चुके हैं, उनका नाम हटा दिया गया। एक 97 साल की महिला जिन्होंने बंटवारे के बाद से हर चुनाव में वोट डाला, उनका नाम भी लिस्ट में नहीं था। यहाँ तक कि एक कांग्रेस उम्मीदवार का नाम भी फ्लैग कर दिया गया। मतलब ये किसी 1-2 केस की बात नहीं थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमारी संस्थाओं ने क्या किया?
जिनकी जिम्मेदारी है चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मामले में स्रोत सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर क्या कहता है। स्रोत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इस पूरे मामले में एक अहम रोल रहा। देखिए, टाइमलाइन को समझिए। 2025 के आखिर में, चुनाव से बस कुछ महीने पहले, इस फास्ट ट्रैक SIR प्रोसेस और नए सॉफ्टवेयर को मंजूरी मिली। फिर मामला आगे बढ़ा और 6 अप्रैल को फाइनल ऑर्डर आया। 7 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी गई। लेकिन सबसे क्रूशियल बात यह थी कि जिन 27 लाख लोगों ने औपचारिक तौर पर अपील की थी, उनके केस पर सुनवाई चुनाव खत्म होने के बाद होगी। इसका मतलब साफ था, इन 27 लाख लोगों के लिए वोट डालने से पहले कोई राहत नहीं थी। देखिए, ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। स्रोत का तर्क है कि इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूर तक जा सकते हैं और ये भारत में चुनाव के भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नंबर नहीं है। ये नंबर चुनावी नतीजों को पूरी तरह से पलट सकते हैं। सोचिए, 27 लाख वोटर, मतलब कुल वोटर्स का करीब 5%। और पिछले चुनाव में 36 सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का अंतर 5% से भी कम था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या असर हो सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आती है। स्रोत का कहना है कि अगर ये तरीका बंगाल में काम कर गया तो ये एक तरह की प्लेबुक या एक मॉडल बन सकता है। एक ऐसा मॉडल जिसे भविष्य में किसी भी राज्य में चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट को 12% तक कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, एक सिस्टम, एक कारगिल युद्ध के हीरो को वोटर लिस्ट से हटा सकता है, तो फिर कौन सुरक्षित है? एक आम नागरिक के लोकतांत्रिक अधिकार कितने महफूज हैं?